आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। एक ऐसे संगीतकार जिन्हें किसी ने बागी कहा तो किसी ने सनकी, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। और कुछ के लिए तो वो संगीत के भी विद्रोही थे। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। उनके संगीत में सिर्फ वाद्य यंत्र ही नहीं, तालियों, सीटियों और घोड़े की टापों से भी स्वर लहरियां निकलती थीं। मांग के साथ तुम्हारा। उन्हें बॉलीवुड की धुनों का बादशाह कहा जाता था। पुकारता चला हूं मैं। और वो दशकों तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से फिल्मों में जादू करते रहे। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक ऐसे शख्स थे जो वास्तव में संगीतकार बनना ही नहीं चाहते थे। वो एक्टर बनने आए थे और उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा कभी ली ही नहीं। क्या आप मानेंगे कि दशकों तक नंबर 1 बने रहने के बावजूद उन्होंने कभी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 गायिका के साथ काम नहीं किया और उनकी ही छोटी बहन को एक नई पहचान दिलाकर उन्हें टॉप पर पहुंचाया। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्हें फिल्मों के दर्शकों ने तो अपार प्यार और सम्मान दिया, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने उनके गीत को अश्लील मानते हुए बैन कर दिया था। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बस बने रहिए हमारे साथ। ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं श्वेता जया पांडे। आप समझ गए होंगे कि आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह ओपी नैयर हैं। उनकी पहचान एक बेजोड़ संगीतकार के साथ साथ एक विद्रोही शख्सियत की भी थी। अपने अक्खड़पन के लिए पहचाने जाने वाले ओपी नैयर ने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी बिताई और पूरे ठसक के साथ जीवन व्यतीत किया। कहने लगी झूम कर रात भी, परवाह न कर तू किसी बात की। बेजोड़ संगीतकार और बॉलीवुड के फ्यूजन किंग ओपी नैयर के रचे गीत आज भी देश विदेश में बसे हर हिंदुस्तानी के घर में बजते हैं। मेरा नाम बाबा ओपी नैयर को संगीत की वजह से नहीं, उनकी शख्सियत की वजह से भी सबसे अलहदा संगीतकारों में शुमार किया जाता है। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। ये बात अखंड भारत की है। करीब एक सदी पहले अखंड पंजाब में लोहड़ी का उत्साह चरम पर था। साल 1926 में 16 जनवरी की तारीख थी। लाहौर में नैयर परिवार में एक बेटे ने जन्म लिया था। उसका नाम रखा गया ओंकार प्रसाद। वही ओंकार जो बाद के दिनों में ओपी नैयर के नाम से जाने गए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ओपी नैयर के पिता वकील थे, 2 भाई और बहन दोनों डॉक्टर। पिता चाहते थे कि ओंकार प्रसाद भी डॉक्टर बने, लेकिन ओपी नैयर साहब को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संगीत में थोड़ा बहुत मन रमता था, एस्ट्रोलॉजी में उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन परिवार के दबाव में होम्योपैथी की पढ़ाई की। जी दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल गई। होम्योपैथी की पढ़ाई वो भले ही कर रहे थे, लेकिन मन फिल्मों और गीतों पर ही अटका हुआ था। उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। संगीत की शास्त्रीय भाषा में बात करना भी उन्हें नहीं आता था, लेकिन हारमोनियम बजाना सीख गए थे। लखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। ओपी नैयर ने लाहौर के ही एक गर्ल्स स्कूल में संगीत शिक्षक की नौकरी शुरू की, लेकिन कहते हैं कि स्कूल की लेडी हेडमास्टर से ओपी नैयर को प्यार हो गया।
प्यार मोहब्बत की बात जब स्कूल प्रबंधन को पता चली तो उन्होंने एक्शन लिया और ओपी नैयर को नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने म्यूजिक को मंजिल बनाने के लिए रेडियो स्टेशन का रुख किया। ओपी नैयर ने बतौर गायक पंजाब रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया। इस बीच देश का विभाजन हो गया और नैयर फैमिली लाहौर छोड़कर अमृतसर आ गई। हेलो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे। ओपी नैयर साहब अमृतसर से दिल्ली पहुंचे। एक दिन मुंबई जाने का ख्याल आया तो घर में बगावत कर मुंबई पहुंच गए। मन में ठान लिया था कि फिल्मों में नाम कमाकर लौटेंगे। कहते हैं जब वो दिल्ली से 3rd क्लास के डब्बे में मुंबई के लिए रवाना हुए तो उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। साथ सफर कर रहे एक परिवार ने उन्हें अपने साथ लाया खाना खाने को दिया तो युवा ओपी ने उनसे कागज का एक टुकड़ा मांगा और उस पर अपना नाम लिख दिया। कहा कि वो मुंबई जा रहे हैं और जल्द ही वहां खूब नाम कमाएंगे। उन्होंने कागज का वो टुकड़ा थमाते हुए परिवार वालों से कहा जब भी उन्हें मदद की जरूरत हो उन्हें याद कर लें। हालांकि उस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें लंबा अरसा लगा। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। वो संगीतकार बनना नहीं चाहते थे, उन्हें तो ख्वाहिश थी बड़े पर्दे पर हीरो बनने की। उस दौर के मशहूर फिल्मकार शशधर मुखर्जी ने ओपी नैयर का स्क्रीन टेस्ट भी लिया था, मगर वो इसे पास नहीं कर पाए। हीरो बनने के लिए उनके पास सिर्फ शक्ल थी, अदाकारी उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी, लिहाजा वो फेल हो गए और ओपी साहब ये बहुत जल्द समझ भी गए। दिल लेके दगा देंगे। अपने सपनों की दुनिया में रखे इस पहले कदम की विफलता से ओपी नैयर बेहद निराश हुए। वो दिल्ली लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने एक दोस्त के कहने से रुक गए। ओपी नैयर के वो दोस्त श्याम उस दौर में एक्टिंग करते थे। उन्होंने समझाया, फिर ओपी नैयर ने अपना पूरा ध्यान संगीत पर लगा दिया और यहीं से ओपी नैयर की संगीत यात्रा की शुरुआत हुई। आँखों से जो उतरी है दिल में। इसी बीच ओपी नैयर की मुलाकात कृष्ण केवल से हुई। कृष्ण केवल उन दिनों एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे जिसका नाम था कनीज। उन्हें इस फिल्म के लिए कंपोजर की जरूरत थी। 1949 में इस फिल्म में नैयर साहब ने बैकग्राउंड स्कोर दिया। इसके बाद उन्होंने निर्माता दलसुख यानी डीसी पंचोली से मुलाकात की, जो उन दिनों फिल्म आसमान बना रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए संगीत बनाने की जिम्मेदारी दी। इस फिल्म के लिए उन्होंने उस जमाने के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल साहब के क्लोन माने जाने वाले CH आत्मा की आवाज में अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया। फिल्म रिलीज हुई 1952 में और गाने के बोल थे, इस बेवफा जहां में वफा ढूंढते हैं। इस बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे। 1952 में ही उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था छम छमा छम। PL संतोषी की इस फिल्म में किशोर कुमार, रेहाना और प्राण मुख्य किरदार में थे। तीनों ही फिल्में कुछ खास नहीं चली। ओपी साहब जो सोचकर आए थे वो नहीं हो पा रहा था। सफलता नहीं मिल रही थी तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ वापस अमृतसर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात गीता दत्त से हुई। उन्होंने ओपी नैयर को गुरुदत्त साहब से मुलाकात करने की सलाह दी। गीता दत्त की सलाह मानकर नैयर साहब गुरुदत्त जी से मिलने पहुंच गए। गुरुदत्त साहब उन दिनों फिल्म बाज बना रहे थे। गीता दत्त से उनका रोमांस उन दिनों परवान चढ़ चुका था। उन्होंने गीता दत्त की सिफारिश पर ओपी नैयर को संगीत रचने का काम सौंप दिया। जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है। फिल्म रिलीज हुई 1953 में और उसके गाने लोकप्रिय हो गए। साथ ही ओपी नैयर की किस्मत भी चमक उठी। ओपी नैयर भले ही शुरुआती फिल्मों में विफल हो गए थे, लेकिन गुरुदत्त उनकी क्षमता भांप चुके थे। ऐसे में गुरुदत्त साहब ने अपनी अगली फिल्म आर पार के लिए ओपी नैयर को मौका देने का फैसला लिया। 1954 में आई इस फिल्म में नैयर साहब के निर्देशन में संगीतबद्ध लगभग सभी गाने सुपरहिट हुए। अब धीरे चलना, प्यार में जरा
इसी साल उन्हें मंगू और महबूबा जैसी फिल्में भी मिली। गुरुदत्त साहब ने ओपी नैयर पर भरोसा जताया और 1955 में आई अपनी अगली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में भी उन्हें अवसर दिया। चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का तार। इस फिल्म के गानों ने न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को हासिल किया, बल्कि ओपी नैयर साहब को एक संगीतकार के तौर पर पूरी तरह स्थापित भी कर दिया। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ओपी नैयर साहब ने किशोर कुमार की गायन क्षमता को उस समय पहचाना था, जब ज्यादातर फिल्मकार उन्हें बतौर गायक तवज्जो नहीं देते थे। 1955 में आई फिल्म बाप रे बाप में उन्होंने किशोर कुमार से 2 गाने गवाए और उन्हें जिस अंदाज में डायरेक्ट किया वो उनकी पहचान बन गई। ताल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। इसी फिल्म से नैयर साहब ने हॉर्स बीट यानी घोड़े के टापों पर आधारित गानों की शुरुआत की, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। 1955 में ही मिस कोका कोला, मुसाफिर खाना और सबसे बड़ा रुपया जैसी फिल्मों के गीतों व संगीत से ओपी नैयर ने धूम मचा दी। पलटी पलटी किस्मत पलटी, पलट पलट के पल पल पलटी। अच्छा जी माफ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो। उनके गीतों में एक ताजगी थी और कहते हैं जो एक बार भी उनके गीत सुन लेता वो उसे गुनगुनाने पर मजबूर हो जाता था। आँखों ही आँखों में। 1956 में ओपी नैयर साहब की कई फिल्में आईं, जिनमें गुरुदत्त साहब की निर्देशित सीआईडी प्रमुख थी। इस फिल्म के साथ ही बॉलीवुड में वहीदा रहमान की एंट्री एक वैम्प के तौर पर हुई थी। ओपी नैयर के संगीत ने उनकी वैम्प की छवि को रहस्यमयी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। उस दौर में ऑल इंडिया रेडियो ने उनके कुछ गानों पर प्रतिबंध लगा दिया। कहते हैं रेडियो के अधिकारियों को लगा कि नैयर साहब कुछ ज्यादा ही आधुनिक थे। ये अलग बात है कि रेडियो सिलोन पर वो गाने इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। ओपी नैयर को नजदीक से जानने वाले सिराज खां बताते हैं सीआईडी फिल्म में उन्होंने एक गाना बनाया था, जाता कहाँ है दीवाने। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। उसमें एक शब्द था फीफी, जिसे एआईआर वालों ने समझा कि इसका कोई द्व्यर्थी मतलब है, इसलिए उसे बैन कर दिया गया। फिफी, कुछ तेरे दिल में फिफी, कुछ मेरे दिल में फिफी, जमाना है बुरा। बाद में ये गाना संभवतः सेंसर बोर्ड की डर से फिल्म से हटा लिया गया था। 1956 में ही किशोर मधुबाला फेम ढाके का मलमल के गानों ने भी खासी लोकप्रियता बटोरी। हालांकि इस फिल्म में किशोर कुमार हीरो थे, लेकिन उन्हें गाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। अलबत्ता आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों ने खूब कमाल किया। जादूगर सांवरिया, ऐसी तान सुनाई तूने, मैं तो हो गई बावरिया। कहते हैं इसी फिल्म के बाद मधुबाला प्रोड्यूसरों के सामने शर्त रखने लगी थी कि अगर उनकी फिल्म में ओपी नैयर का संगीत होगा तो वो अपने रेट कम कर सकती हैं। उस साल आई ओपी नैयर की अन्य फिल्में थीं भागम भाग, छूमंतर, हम सब चोर हैं, मिस्टर लंबू, नया अंदाज और श्रीमती 420। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जीते जी है, तुम मुस्कुराएगा। ओपी नैयर साहब की खासियत थी कि वो नए नए प्रयोग करते रहते थे। रिदम पर बेहद मजबूत पकड़ बनाने वाले ओपी साहब ने पंजाब में ढोल पर बजने वाले लोक गीतों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। 1957 में आई फिल्म नया दौर के प्रसिद्ध गानों में उनका ये प्रयोग बखूबी दिखा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। 1957 में फिल्मिस्तान के बैनर तले स्क्रिप्ट राइटर नासिर हुसैन साहब ने बतौर निर्देशक शुरुआत की तो उन्होंने ओपी नैयर को अपनी पहली फिल्म तुमसा नहीं देखा में आजमाया। सर पर टोपी लाल
इस फिल्म में शम्मी कपूर और अनीता मुख्य कलाकार थे। फिल्म के गानों ने समा बांध दिया। इस फिल्म के सभी गाने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में थे। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं। 1958 में उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, जिनमें 12 o'clock, फरिश्ता और हावड़ा ब्रिज मशहूर थी। हावड़ा ब्रिज के कई गाने आज भी दर्शकों की जुबान पर हैं, जिनमें आशा भोसले की आवाज में 2 गाने थे। जिसने आशा भोसले को भी पीछे छोड़ दिया, वो था गीता दत्त की आवाज में गाया एक कैबरे सॉन्ग। मेरा नाम टिंटिंचू, टिंटिंचू बाबा टिंटिंचू, रात चांदनी में और तू। इसी साल उनकी एक और फिल्म फागुन एक बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। ओपी नैयर ने हमेशा मझोले फिल्मकारों के साथ काम किया, फिर भी वो अपने दौर के सबसे महंगे संगीतकार रहे। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए। B.R. चोपड़ा की नया दौर इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने किसी बड़े बैनर तले काम किया था। साथे हाथ बढ़ाना, साथे हाथ बढ़ाना, एक अकेला। 1949 से लेकर 1974 के बीच सिर्फ 1961 ही एक ऐसा साल था जब उनकी कोई फिल्म नहीं आई। उन्होंने कुल 73 फिल्मों में संगीत दिया। दशक दर दशक उनके फिल्मी सफर का जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी चर्चा उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों की। संगीतकार ओपी नैयर ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। उस दौर में लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल था कि जिसने संगीत की ABCD नहीं सीखी वो किस कदर सम्राट बना हुआ है। संगीत के अपने सीमित ज्ञान के सहारे ही ओपी नैयर ने अपनी तिलस्मी धुनें रची हैं। नैयर साहब का पसंदीदा राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पीलू था। कर्नाटक संगीत में इसके समकक्ष कापी है, जो अंततः उनकी अधिकांश रचनाओं का स्रोत बना रहा। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए। ओपी नैयर साहब बॉलीवुड के सुपरहिट कंपोजर बन गए। उन्होंने शमशाद बेगम, गीता दत्त, रफी, आशा भोसले सबके साथ काम किया। आशा भोसले और महेंद्र कपूर को ओपी नैयर की खोज ही कहा जाता है, लेकिन लता के साथ काम नहीं किया। लता मंगेशकर के साथ ओपी नैयर की दूरी के बारे में एक दिलचस्प किस्सा है। ये तब की बात है जब नैयर साहब DS पंचोली की फिल्म आसमान में म्यूजिक दे रहे थे। फिल्म आसमान के गाने लता जी ही गाने वाली थी। कहते हैं पहली रिकॉर्डिंग के दौरान ही लता जी को इतनी देर हो गई कि स्टूडियो जाना ठीक नहीं समझा। गरम मिजाज नैयर साहब को लगा लता जी ने उनका अपमान किया क्योंकि वो नए संगीतकार हैं। ये बात ओपी नैयर ने फिल्म के प्रोड्यूसर DS पंचोली साहब को बताई और फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। नैयर को नजदीक से जानने वाले एक और शख्स रोहन पोसलकर बताते हैं, उनका कहना था कि जो आवाज और आवाज का जो कैरेक्टर उन्हें चाहिए था वो लता में नहीं था। उनकी आवाज मेरे संगीत को सूट नहीं करती थी, इसलिए मैंने उनसे नहीं गवाया। मामला इतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिखता था। एक बार स्क्रीन अखबार को दिए गए इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था कि ओपी नैयर के लिए कभी कोई गाना नहीं गाएंगी। स्क्रीन के अगले ही अंक में ओपी नैयर ने कहा, लेकिन लता जी मैंने आपसे गाने के लिए कब कहा। आज कोई प्यार से दिल की बातें। मशहूर फिल्म इतिहासकार राजू भारतन अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं, एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने नैयर को 1 लाख रुपए का लता मंगेशकर पुरस्कार देने का फैसला किया। जब राज्य सरकार का एक अधिकारी इस संबंध में उनसे मिलने आया तो उन्होंने उसके मुंह पर ही कहा कि लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार लेने के बारे में दूर, वो उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ये पुरस्कार अगर गीता दत्त के नाम पर होता तो उन्हें इसे ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होती। ये वो दौर था जब किसी फिल्म के म्यूजिक के हिट होने की गारंटी लता मंगेशकर को माना जाता था। ओपी नैयर से लता जी के मतभेदों के पीछे आशा भोसले से उनके रिश्ते को भी माना जाता रहा। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान
नैयर साहब और आशा भोसले काफी करीब आ गए। 1958 से लेकर 1972 तक नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध आगे बढ़ता रहा। ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध 14 साल तक चला। कहते हैं कि आशा से प्रेम संबंध की वजह से ही परिवार वालों ने ओपी साहब से किनारा कर लिया। मोहब्बत चीज़ है क्या, मोहब्बत करके देखेंगे। बाद के दिनों में उस गीता दत्त के साथ भी ओपी नैयर की दूरी बढ़ गई, जिनकी सिफारिश पर कभी गुरुदत्त साहब ने उन्हें काम दिया था और जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड में ठहरने का मौका मिला था। राजू भारतन लिखते हैं, ओपी नैयर की आशा भोसले के प्रति दीवानगी इस हद तक थी कि एक बार उन्होंने बिना कोई शब्द कहे गीता दत्त का फोन रख दिया था। गीता दत्त ने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था, मैंने ऐसी क्या खता की कि अब आप मुझे गाने के लिए नहीं बुलाते। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत। लता से न गवाने की सूरत में उन्होंने आशा को निखार दिया। यहाँ तक कि हिंदी सिने जगत में कहा जाता है कि आशा ओपी नैयर की खोज है। आशा को बुलंदी तक पहुँचाने में भी इन्हीं का हाथ है। दोनों ने तकरीबन 70 फिल्में साथ में की हैं। एक जमाने में ओपी नैयर की कैडलक कार में घूमने वाली आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला किया। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। इसके बाद आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम नहीं रखा। लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया, जिसे 1973 का फिल्म पुरस्कार मिला। से हमको कभी आपने। आशा उस समारोह में नहीं गई। ओपी नैयर ने उनकी तरफ से ट्रॉफी ली, लेकिन घर वापस लौटते समय उन्होंने वो ट्रॉफी चलती कार से सड़क पर फेंक दी। मोहम्मद रफी के साथ भी एक बार ओपी नैयर साहब की अनबन हुई थी। इसकी वजह भी उनकी ईगो ही थी। 60 के दशक में एक बार ओपी नैयर की मोहम्मद रफी के साथ भी अनबन हो गई थी और कुछ समय के लिए उन्होंने रफी से कोई गाना नहीं गवाया। सिराज खान बताते हैं, रफी साहब और नैयर साहब दोनों वक्त के पाबंद थे। कल्पना कीजिए 70 वादक रफी साहब का इंतजार कर रहे हैं। उस जमाने में सेल फोन वगैरह नहीं होते थे। रफी साहब 1 घंटे के बाद वहां आए और बोले, सॉरी एक रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी खिंच गई, इस वजह से देर हो गई। नैयर साहब ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने वादकों से कहा शुरू करो। एक वादक ने बातों ही बातों में रफी साहब से पूछा कि कहाँ देर हो गई थी। रफी साहब भोले तो थे ही। उन्होंने कहा कि शंकर जयकिशन के यहाँ रिकॉर्डिंग थी, वहाँ थोड़ी देर हो गई। शंकर जयकिशन का नाम सुनना था कि नैयर साहब ने कहा अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रफी साहब आप अपने घर जाइए, म्यूजिशियंस आप भी अपने घर जाइए, मैं भी घर जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करने का अब मेरा कोई मूड नहीं है। इतना कहकर वो चले गए। बाद में वो गाना उन्होंने महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड कराया। कई सालों तक ओपी नैयर और मोहम्मद रफी की बातचीत भी बंद रही। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। नैयर साहब पश्चिमी फिल्मों से बहुत प्रभावित थे। ओपी नैयर अंग्रेजी फिल्में देखते थे और वे हमेशा काली हैट पहनते थे। उन्होंने ये है मुंबई मेरी जान और ओ माई डार्लिंग जैसे वेस्टर्न हिट्स जैसे गीतों का निर्माण किया, जो पश्चिमी गानों की सीधी कॉपी है। ओपी नैयर अपने जमाने के सबसे महंगे संगीतकार थे। उन्हें 60 के दशक में एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए मिलते थे, जो बहुत बड़ी रकम थी। कितना हंसी है ये जहां। नैयर साहब का स्वभाव, उनकी साफ गोई उनके पारिवारिक जीवन पर भी भारी पड़ा। जिसने पिता का अनुशासन नहीं माना, वो जिंदगी का क्या मानता। कहते हैं शादी की पहली ही रात पत्नी सरोज मोहिनी को ये बता दिया था कि उनके प्रेम प्रसंग के किस्से सुनकर अगर वो बाद में कलह करने वाली हैं, तो अभी से सावधान हो जाएं। नैयर साहब ने साफ साफ कह दिया था कि जो किस्से उन तक पहुंचेंगे उनमें से ज्यादातर सच होंगे। उस समय तो सरोज मोहिनी ने बड़प्पन दिखाते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है। कुछ महिलाओं के साथ उनके संबंधों के चर्चे चलते रहे और उनकी पत्नी से कलह होती रही। अंततः वही हुआ जिसका डर था। 30 अप्रैल
1989 को वो अपना परिवार, अपना घर-बार और यहाँ तक कि बैंक अकाउंट भी छोड़कर अलग हो गए। बाद में वो मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में रहने लगे। उन दिनों फिल्म उद्योग में भी उनकी बदनामी इतनी बढ़ गई थी कि प्रोड्यूसर उन्हें काम देने से कतराते थे। हालांकि लोग बताते हैं कि वो अपने इस नए परिवार के साथ काफी खुश रहते थे। दोपहर के खाने के साथ बियर और शाम के खाने के साथ 2 पैग स्कॉच का उनका नियम था। नैयर साहब ने इस नियम को कभी नहीं तोड़ा। फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। सिर्फ सुरैया और शमशाद बेगम लंबे समय तक उनके संपर्क में रही। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। जो विद्रोही स्वभाव, जिद और अक्खड़पन नैयर को बचपन में ही मिल गया था, वो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहा। 28 जनवरी 2007 मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जीवन के आखिरी समय में परिवार का कोई व्यक्ति शामिल न हो, इसी आखिरी जिद के साथ वो महान संगीतकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का। एक अजब संयोग ही था कि 1994 में आई उनकी आखिरी फिल्म का नाम भी जिद ही था। नखरे क्यों करती है यार, लुट गए हम तो पहली बार। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ओपी नैयर साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया पांडे को इजाजत। नमस्कार।